हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा आपकी होने वाली है उसके मैं सॉल्व पेपर लेकर जो है आई हुई हूँ आपके चैनल हिंदी मिरर पर। दोस्तों, जो आपका अपना जो पेपर है उसमें मैं 2 पेपर आपको करा चुकी हूँ। वो आपके 2019 के मैंने कराए थे और आपका पेपर मैं लेकर आई हूँ 2018 का, जो कि 15 दिसंबर को हुआ था। प्रथम चरण दोस्तों इसके जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण 3 में हो रहे हैं। तो 2019 के जो मैंने आपको दिए हैं वो द्वितीय और तृतीय चरण, प्रथम चरण, तीनों चरण के मैंने कराए हैं। अब ये 2018 का मैं आपके लिए सॉल्व पेपर लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, जिससे सभी तक यह कंटेंट पहुंचे जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और यह फर्स्ट पेपर के जो प्रश्न हैं ये लास्ट ईयर के प्रश्न हैं, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न ज़रूर आएंगे, तो ये सभी तक कंटेंट पहुँचे। और जो दोस्त आज ही चैनल से जुड़े हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि अब वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाते हैं जब आप जो है सब्सक्राइब करते हैं और साथ में बेल आइकन को हिट करते हैं। दोस्तों, सभी यूनिवर्सिटी से संबंधित हमारे चैनल पर आपको जानकारी भी मिलती है। अगर आपको न्यूज़ में बने रहना है तो आपको जो है सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित देशों में किसमें फीफा विश्व कप 2018 आयोजित किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, जब उसको नोट डाउन करें। तो इसका उत्तर है आपका रूस। फीफा विश्व कप का जो है रूस में आयोजन हुआ था। यहाँ पर इसकी डिटेल है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर आपके। मई 2018 में कर्नाटक में कितनी विधानसभा सीटों का चुनाव हुआ था? यहाँ पर ये ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी आपके, ठीक है। तो 2018 का बताना है कर्नाटक में कितनी विधानसभा सीटों का चुनाव हुआ था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो ये विधानसभा का चुनाव हुआ था ये 223 सीटों पर हुआ था कर्नाटक में, ठीक है। इसका आंसर लगा लीजिए आप। आगे चलते हैं प्रश्न पर आपके। प्रश्न नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या संभाग के आकलन के अनुसार मई 2018 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या संभाग के आकलन के अनुसार 2018 भारत की जनसंख्या पूछी गई है। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा बी 135.4 करोड़, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है, यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप अच्छे से देख लेना। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 घोषित किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपका जीके में भी बन सकता है प्रश्न। दोस्तों, मैं जो है आपके प्रश्न जो अनसोल्ड ये सोल्व करा रही हूँ, तो साथ में मैं आपके अनसोल्ड भी डालती हूँ, आप उन्हें भी देखा करें। उस अनसोल्ड से क्या होता है कि आपने कितनी तैयारी की है। जब आप उसको सोल्व करते हैं खुद से तो आपको पता चल जाता है कि आपकी कितनी तैयारी है और आप अटेम्प्ट के लिए कितने तैयार हैं, ठीक है। तो ज़रूर क्या कीजिए, अनसोल्ड पेपर जो मैं आपके डालती हूँ, ज़्यादातर मैं वो अनसोल्ड जो आपके डालती हूँ, जो आपकी शॉर्ट्स वीडियो आती है वहाँ पर मैं उसको डालती हूँ, तो वहाँ से उनको देखा करें, उनको सॉल्व किया करें आप। चलिए उत्तर देख लीजिए इस वाले का, किसे टाइम पर्सन ईयर दिया गया है। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा डी, दी साइलेंस ब्रेकर्स को, ठीक है, ब्रेकर्स को। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इनकी डिटेल है, ये आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे, मतलब यहाँ से अभी आपके प्रश्न बन सकते हैं, तो इन ये जो डिटेल रहती है इसको भी आप ध्यान से पढ़ा करें। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। नीति आयोग द्वारा 28 मार्च 2018 को जारी अभिलाषी जनपदों की सूची में कौन जनपद सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें बताना है आपको। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा मेवात, हरियाणा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का जनक कहा जाता है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, तो बताइए किसको कहा जाता है इसका जनक? तो ये लाल सिंह जी को कहा जाता है। लगा लीजिए इसका उत्तर आप, लाल सिंह जी को कहा जाता है इसका जनक। चलिए इसका यहाँ पर इसके देख लेना, ये थोड़ा सा डिटेल है आपके लिए, इसको पढ़िए और देखिए क्या कौन है लाल सिंह जी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन शिक्षण का स्तर नहीं है? ये आपके शिक्षण से संबंधित है प्रश्न, तो बताइए कौन सा इसमें शिक्षण का स्तर नहीं है? तो जो आपका इसका उत्तर हो जाएगा बी, विभेदीकरण नहीं है, बल्कि स्मृति, विमर्शी, अवबोध, ये शिक्षण के स्तर हैं, ठीक है। दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि जो है
आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है और आपका जो नेट का सिलेबस है सेम है, थोड़ी बहुत यूनिट इधर उधर हैं। आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो का आपको वहाँ भी बेनिफिट होगा, और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं और आपने नेट का भी फॉर्म डाला हुआ है तो आपका नेट में भी तैयारी होगी। ये वीडियो देखकर चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त है? किसको प्राप्त है ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से जो मानव विकास सूचकांक का संकल्पना की है उसका प्रारंभ किसने किया है? तो इसमें हो जाएगा महबूब उल हक ने। ठीक है, इसको आप ध्यान से नोट करिए क्योंकि ये प्रश्न जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट में जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर इसका डिटेल देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न देख लीजिए। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 को सामान्यतः जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये जो है आपके जो है वो शिक्षा विभाग से है, तो देख लीजिए इसका। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा बी, कोठारी आयोग। इसके बारे में ज़रूर पढ़िए क्योंकि यहाँ से प्रश्न, वैसे तो ये तीनों ही राधाकृष्ण विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी का मैं आपको करा चुकी हूँ पूरी, ये मैंने आपके शॉर्ट्स में भी डाली हुई है वीडियो और आपको मैंने इसको वैसे भी कराया है। और कोठारी आयोग के बारे में पढ़िए, राधाकृष्ण, तीनों ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इनकी डिटेल है, पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया है? बहुत अच्छा प्रश्न, जरूर नोट डाउन करें इसको। तो इसका आपका उत्तर इसका हो जाएगा टी.एस. कुन ने जो है चिंतन फलक यानी कि पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया है वैज्ञानिक शोध में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर है जो, मतलब जब आप शोध करते हैं, जब आप रिसर्च करते हैं तो किस तरह की परिकल्पना आप बनाते हैं, किसका चयन बेहतर है तो बताना है इसमें। तो आप बताइए इसमें। जो उन्होंने शोध कर लिया है वो तो इसका उत्तर अच्छे से जानते हैं, और जो लगे हुए हैं शोध की तैयारी में उनको भी उत्तर पता है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनके बारे में बता दें हैं कि चयन जो बेहतर होता है पर अंतरिम हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर डिटेल है इसकी, देख लीजिएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना। ये प्रश्न आप एकदम से लगा लिया होगा आपने क्योंकि सभी को पता है इसके बारे में कि कब की गई थी, 1956 में, और जो है पारित हो गए थी स्थापना। लेकिन शुरुआत कब से हुई ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पर देखिए अस्तित्व में आया था लेकिन संसद में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ये आपको डेट ये भी याद होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। किस देश ने हाल ही में मानव रॉबर्ट सोफिया की नागरिकता प्रदान की? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है आपका, तो आप इसको भी ज़रूर देखना। तो इसमें देख लीजिए किसका उत्तर होगा। ये वाला प्रश्न मैंने शायद करा भी चुकी हूँ तो कोई सी वीडियो में यहीं पर इसमें जीके वगैरह में, तो ये प्रश्न का उत्तर सभी को पता होना चाहिए। अगर आप वीडियो देखते हैं तो इसका उत्तर आपका होगा सऊदी अरब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। ब्रिटानी शासकों द्वारा किस रियासत को विलय सिद्धांत के तहत लिया गया था? ब्रिटानी शासकों द्वारा विलय सिद्धांत के तहत लिया गया था। तो दोस्तों ये जो प्रश्न आपके आ रहे हैं ये प्रश्न मैं मोस्टली आपको जो आपके कंटेंट हैं उनमें सब मैं ये करा चुकी हूँ, और देखिए ये आपके लास्ट ईयर पेपर में भी आ चुके हैं एग्ज़ाम में। तो जो मैं आपकी वीडियो करा रही हूँ उनको ध्यान से देखिए, उनके प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखिए। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटानी वाले का, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ए, झांसी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर डिटेल है इसकी। सूर्य से सातवां ग्रह कौन सा है? ये भी प्रश्न आपका हो चुका है, तो जल्दी से बताइए इसका उत्तर कौन सा होगा? यूरेनस। ठीक है, सातवां ग्रह यूरेनस। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये भी ये प्रश्न आपका हो चुका है। संपत्ति का अधिकार है, ये आपका प्रश्न वहाँ पर जो आपके मैंने प्रश्न कराए हैं जो संविधान से संबंधित हैं वहाँ पर ये प्रश्न हो चुका है। तो आपका इसका उत्तर सभी को पता होना चाहिए। 17 का आपका हो जाएगा डी, कानूनी अधिकार। पहले कौन सा अधिकार था? अब तो ये कानूनी अधिकार है। यहाँ पर इसके सारे डिटेल है, पहले कौन सा अधिकार था, फिर ये कानूनी अधिकार कब बना। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसके बारे में ज़रूर बताइए। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर ये बता रखा है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। सारा ये बता रखा है कितनी उम्र होनी चाहिए, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसे महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है?
किसमें है महिला की जो पढ़ी लिखी वहाँ पर महिलाएं हैं वो कहाँ पर हैं 2011 में आपको बताना है। तो 2011 का आपका उत्तर हो जाएगा इसमें 19 का आपका उत्तर की 2000 गणना की यहाँ पर ये जो उत्तर है ये सही नहीं है। इसकी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा आपको बतानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर जो चारों ऑप्शन हैं इनमें जो उत्तर दिया गया है वो सही नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको उत्तर बताती हूँ कि 2011 की गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले हैं कानपुर नगर, ठीक है। तो इसमें जो है अतः प्रश्न की स्थिति स्पष्ट होने इस व्यक्त कोई उत्तर मान्य नहीं है। उत्तर प्रदेश इसको प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, है ना। तो 2000 गणना के अनुसार सर्वाधिक महिला दर कानपुर में नगर में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये जो प्रश्न है यहाँ पर कानपुर देहात आएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लेना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश में अधिकतम योगदान करता है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन अधिकतम योगदान करता है इन राज्यों में से। तो इसका उत्तर आपको बताना है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा डी, तमिलनाडु सबसे ज़्यादा योगदान करता है किसमें, पवन ऊर्जा के उत्पादन में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। तो ये तो मोस्टली प्रश्न सभी को पता है क्योंकि ये प्रश्न जो है आता भी है, जो कंपटीशन देते रहते हैं उनको पता है कि मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। चलिए अगला प्रश्न, सिंधु की निम्नलिखित सहायक नदियों में कौन से पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है। सिंधु की निम्नलिखित सहायक नदियों में से जो पाकिस्तान में होकर नहीं बहती है उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्यास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ डिटेल है इसकी, देख लीजिएगा। निम्नलिखित राज्यों में कौन से भारत में जो लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक यानी कि सबसे ज़्यादा लौह अयस्क कौन से राज्य में होता है। तो आपको इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा आपके उड़ीसा में, ठीक है। इसको जरूर नोट डाउन करें, यहाँ से प्रश्न जो आपका जरूर बनेगा। यहाँ डिटेल है इसकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में कौन गंगा के दाहिने तट पर स्थित है, यानी कि बताना है जो दाहिने तट पर स्थित है। तो इसमें जो वाराणसी है वो है दाहिने तट पर स्थित, ठीक है। यहाँ पर डिटेल नहीं है, थोड़ा सा डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। वाराणसी गंगा के बाएं तट पर स्थित है, दाहिने तट पर स्थित नहीं है पूछा है, वाराणसी नहीं है। बाकी पटना, हरिद्वार, कानपुर ये सब जो है दाहिने तट पर स्थित हैं और वाराणसी जो है नहीं पर ध्यान देना इसमें। तो वाराणसी जो है गंगा के बाएं तट पर स्थित है, ठीक है। ये सब दाहिने पर हैं और ये बाएं पर हैं। शेष नदियां दाहिने तट पर स्थित हैं। वाराणसी में गंगा को उत्तर वाहिनी कहा जाता है, ये भी नोट कर लीजिए। जो वाराणसी है वहाँ पर गंगा को जो है उत्तर, यहाँ से भी ये क्वेश्चंस बन सकता है, उत्तर वाहिनी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। वेदों की ओर वापस लेटो, ये प्रश्न आपको सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न बहुत आसान भी है और काफ़ी प्रश्न जो है ये पूछा भी जा चुका है कई बार। गदर पार्टी वाला भी प्रश्न आपको पता होना चाहिए। इसके संस्थापक कौन है, लगाइए इसका आंसर खुद से। यहाँ पर डिटेल है इसकी, पढ़िए इसको। निम्नलिखित विद्रोह में कौन सीधों और कहानों से संबंधित है, ये प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताती हूँ। जो विद्रोह में सीधों और कहानों से बताना है कौन सा संबंधित है। तो आपका इसमें जो उत्तर हो जाएगा इसमें होगा आपका बी, संथाल विद्रोह। अब इसका थोड़ा डिटेल देख लीजिए। डिटेल में क्या है इसके, सीधों और कहानो मुर्मू, ठीक है। सीधों और कान्हो मुर्मू संथाल विद्रोह के नेता थे। ये जो थे सीधों कान्हो, इनको जो है मुर्मू भी बोला गया है। और ये जो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में, तो उसके ये नेता रहे थे। और ब्रिटिश सत्ता, साहूकारों, व्यापार, जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया। संथाल विद्रोह का नारा था करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। करो या मरो तो गांधी जी ने भी दिया था, लेकिन उन्होंने आगे जोड़ा था अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से संथाल विद्रोह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं और ये पूछा भी जाता है। भारत की संसद में कौन शामिल है, इसके बारे में बताना है। तो ये तो सभी को पता है कि भारत संसद में कौन कौन शामिल हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? ये सारा मैं आपको करा चुकी हूँ, जो आपके संविधान वाली वीडियो हैं उसमें आप जाकर देखिए, इसका आंसर सर्च कीजिए, बल्कि यहाँ पर इसकी डिटेल है, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आपका लास्ट प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, तो 30 का आपका हो जाएगा डी, 530। ठीक है, इसको आप देख लीजिए अच्छे से प्रश्न को। लेकिन लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, इसमें पूछा है लोकसभा में राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या, लेकिन इसमें जो अधिकतम संख्या हो सकती है वह 532 की हो सकती है। और जिसमें आपको थोड़ा डिटेल में इसमें समझाते हैं, 532 तक लोकसभा में सदस्य हो सकते हैं। उसमें से जो 530 लिए जाते हैं वो राज्य से लिए जाते हैं, बाकी 20 जो सदस्य होते हैं वो संघ राज्यों से होते हैं, और 2 इसमें जो हैं आपके एंग्लो इंडियन होते हैं, समुदाय से हो सकते हैं। इस प्रकार से आपके कितने सदस्य बन गए? 532। ठीक है, इसको पूरा अच्छे से आप कवर करिए, सदस्य राज्य से कितने, संघ से कितने, और 2 एक्स्ट्रा कहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी यह वीडियो कंप्लीट होती है। 30 क्वेश्चंस आपके जो 2018 में हुए वो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, यानी कि आपको सॉल्व पेपर पूरा मिल चुका है। अगर वीडियो पसंद आई है तो अगर आप देना चाहते हैं कंटेंट, ये जो प्रश्न हो चुके हैं दूसरों को भी, जिससे दूसरों का भी बेनिफिट्स हो, तो कर दिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर इसको।